welcome to my channel. My name is Aparna, and in this video we are going to continue with our chapter. If you are new to my channel, then please subscribe it and press the bell icon next to it so that whenever I upload a new video you will get the notification for it. And also my Instagram link is in the description box. Please make sure to follow me. Okay, so let's start. The people in the first example work in the organized sector, whereas the people in the second examples work in an unorganized sector. Enterprises in the organized sector are registered with the government, so they have to follow official rules and regulations. That's why the sector is known as the organized sector, because it observes official procedures and processes. Employees in the sector get the benefit of job security and their employment conditions are regulated. They are expected to work for a fixed period of time. If they work extra hours, they are paid an overtime by the employer. They also get many other benefits from their employers. These benefits include paid leave, provident fund, medical insurance, other incentives, and pension after retirement. In addition, the factory owner has to ensure availability of clean drinking water, safe work environment, etc. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. यहाँ पर हम लोगों ने आपको लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे, वो पहला एग्जाम्पल्स था एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, और जो दूसरे एग्जाम्पल था वो था आपका एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जाम्पल था. एंटरप्राइजेस में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे कि बेनिफिट्स क्या है, उनको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करना है. उनके पास में उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, पीएफ जिसको बोलते हैं. पेड लीव मिलता है उनके पास. कुछ जो अगर वो लीव लेते हैं, कुछ छुट्टियां जो लेते हैं, तो वो उनके लिए भी उनको पैसे मिलते हैं. मेडिकल इंश्योरेंस उनको साथ में मिलता है, और साथ में बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपका पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद. ठीक है, वहीं पर कुछ लोगों को वहाँ पर क्या है, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और साथ में सेफ वर्क एनवायरनमेंट जो है वो दोनों ही सेक्टर में, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, कोई फैक्ट्री ओनर हो या फिर कहीं भी हो, तो उनको ये दो फैसिलिटी जो है वो कंपलसरी है कि उनको वहाँ पर अपने वर्क में रखना ज़रूरी होता है. ठीक है, the unorganized sector is made up of smaller units, many of which are not registered with the government. There are rules and regulations for the sector, but these are not strictly followed. The salaries are usually low and irregular. There is no provision for overtime wages for extra hours of work, paid holidays, leave, medical benefits, etc. There is no job security, and employees can be dismissed without any specific reason on the whims of the employer. They are also laid off during the off season when there is little work. ठीक है, देखिए जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसमें वो क्या रहता है, एक छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होता है, या फिर एक स्मॉलर यूनिट ही होता है जो कि गवर्नमेंट के पास में जो कि रजिस्टर्ड नहीं होता. ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट्स रहते हैं वो गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. जैसे अगर किसी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो अगर 20 से कम है, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. ठीक है, इन द सेंस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं पीएफ वगैरह वाले, वो बेनिफिट मतलब आपका ये एक रूल है कि अगर कोई किसी भी कंपनी में या किसी भी कहीं भी सेक्टर में कोई भी अगर कोई जॉब अगर कर रहा है, उसमें अगर 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड लेना है. और अगर वो 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी जगह पे अगर काम करते हैं तो वो उनको प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है. ठीक है, पीएफ जो है वो उनकी सैलरी से कटता है, और प्रोविडेंट फंड की जो फैसिलिटी रहती है वो उनके एम्प्लॉयज़ को उनको देनी पड़ती है. ठीक है, तो छोटे जो यूनिट्स रहते हैं उन वो जो है वो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर नहीं रहते हैं. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उस सेक्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलोड भी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरी रहती है, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी रहती है, जो वहाँ पर वर्कर्स की जो सैलरी रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती है. और साथ में उनको टाइमली हर टाइम पे इरेगुलर रहती है, मतलब उनको टाइम से पेमेंट जो है वो नहीं मिल पाता.
वहाँ पर कोई भी ओवर मतलब एक्स्ट्रा ओवर टाइम के जो पैसे वो नहीं मिलते, एक्स्ट्रा आवर वो काम करें चाहे ना करें उनके लिए उनको पैसे नहीं मिलते, और साथ में पेड हॉलीडेज भी उनको नहीं मिलता है। अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनको उनके पैसे जो हैं वो काट लिए जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें कई सारे डिसएडवांटेज, मतलब उनके पास में कुछ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों को, वो वहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को प्रॉफिट्स नहीं मिल पाते। और साथ में उनके पास में कोई भी एक जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, कभी भी जो एम्प्लॉयर है, जो जो उनका बॉस है, उनका जो मालिक है, वो कभी भी उनको निकाल सकता है, उनके उनके मर्जी के हिसाब से वो कभी भी वहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक रीज़न दिए बिना भी वहाँ पर वो वर्कर को निकाल सकता है। और साथ में अगर जैसे ऑफ सीजन चल रहा है, उनका कोई एक पर्टिकुलर काम है जो कि सीजन में चलता है, और अगर वो ऑफ सीजन हो गया है उस वक्त पे, जैसे कि अगर समर में उनका काम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वर्कर्स को घर पे बैठना पड़ेगा और वहाँ पर उनको उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऑफ सीजन में भी कभी कभी जो वर्क रहता है वो नहीं रहने के कारण से उनको कभी कभार घर पे, मतलब जो सीजन्स तक है उनको उस टाइम पे घर पे बैठना पड़ता है। A large number of people in the unorganized sector are also self-employed, such as hawkers, mechanics, and maintenance and repair workers. Similarly, farmers who work in their own fields are also self-employed. All these self-employed people have no access to the social benefits that the organized sectors get. ठीक है, बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो क्या रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं, और कुछ जो है वो अपने अपने खुद सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, जैसे कि जो मैकेनिक हो गया, रिपेयरिंग वर्क जो करते हैं, फार्मर्स जो हैं वो क्या है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने खुद का दुकान लेके काम करते हैं, या फिर खुद के फील्ड में जो है वो काम करते हैं, जिसे कहा जाता है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल रहते हैं उनका कोई भी एक्सेस नहीं रहता, वो कोई भी सोशल बेनिफिट जो है नहीं ले सकते जो कि उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे मिलता था या मिल सकता था। ठीक है, तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता, वो क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनको वर्क जो है वो अपने हिसाब से करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सर्विस सेक्टर। The service sector has gained in importance in recent years compared to earlier times. We need to understand its contribution to the GDP. New technologies have led to an explosion of many new services. One example is the communication sector, where mobiles, computers, and the internet have made it easy to store, track, and exchange information, thereby speeding up communication. देखिए, कम्युनिके जो सर्विस सर्विस सेक्टर है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन जो है वो हुआ है। पहले के टाइम पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अब सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अपना इम्पोर्टेंस जो है वो गेन कर चुका है। और सर्विस सेक्टर का क्या रोल है जीडीपी के लिए, वो यहाँ पर हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से सर्विस सेक्टर ग्रो किया, तो नई टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से, ठीक है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से ये जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। एक एग्जांपल जो है वो है आपका कम्युनिकेशन सेक्टर, जहाँ पर मोबाइल्स हो गया, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सभी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन सेक्टर का एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है। सर्विस सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी रोज from 30% in 1950-51 to 57% in 2009 and 10. During this period, its share in total employment rose from 17% to 25%. The following bar graph traces the growth of the service sector from 1950 to 51 to 2009 and 10. अब जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का जीडीपी में, जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर बताया है, जो कि 30% था 1950-51 में, वो अब बढ़कर 57% हो चुका है 2009-10 का। यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, हो सकता है कि वो अभी और ज़्यादा बढ़ गया हो क्योंकि अभी आपका 2021 चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, 30% से बढ़कर 57% हो चुका है 2010 का, ये आपको डाटा दिया हुआ है। इस पीरियड में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी बढ़कर 17% से 25% हो चुका है। यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिया हुआ है जो कि सर्विस सेक्टर का है 1950 और 51 और का
और 9-10 का। ये है आपका बार ग्राफ जो कि सर्विस सेक्टर के लिए दिया गया है 1950 में ये जो रेड कलर है वो एम्प्लॉयमेंट को दिखा रहा है, और ये जो ब्लू कलर है वो आपका कितना परसेंटेज जो शेयर था जो जीडीपी में यहाँ लग रहा था वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 30% जो है जीडीपी में 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर सर्विस सेक्टर का, और ये जो रेड कलर में जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रहा है कि कितना सर्विस सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड रहते हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो ये आपका 17% जो है एम्प्लॉयड है। Subsectors of the service sector. The growth of the employment in the service sector has below expectations, even though the share of the sector of the GDP rose substantially. Why was growth in employment not in the same ratio as the share in the GDP? We need to look at the subsectors of the service sector to understand why employment growth did not match expectations. The service sector include many activities that can be divided into 3 classes. ठीक है, देखिए अब अगर हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर जो था उसमें वो तो काफ़ी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ वहाँ पर, लेकिन उतना ही सर्विस सेक्टर जितना ग्रोथ हुआ उतना ही हमको उतना ही जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन उतना ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ा। तो ऐसा क्यों नहीं बढ़ा, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर उसको समझने के लिए सर्विस सेक्टर और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्यों नहीं बढ़ा, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमको सर्विस सेक्टर के जो सब सेक्टर्स हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देखते हैं पहले, देखिए 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है आपका ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दूसरा है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रियल स्टेट, और तीसरा है आपका कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। तो ये 3 तरह के सर्विस सेक्टर है, जिन मतलब सर्विस सेक्टर को यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बार ग्राफ चार्ट जो है वो दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। जो ब्लू है वो आपका जीडीपी में कितना परसेंटेज है वो यहाँ पर बता रहा है, और जो रेड है वो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट को बता रहा है। तो ये जो डाटा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है आपका कौन से ईयर का डाटा है ये, देखिए यहाँ पर आपका ईयर फिलहाल नहीं दिया हुआ, हम लोग देखते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिलहाल। देखिए तो ये जो आपका ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो जीडीपी में शेयर है वो आपका 27% जीडीपी में उसका शेयर है। वहीं पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 15% एम्प्लॉयमेंट रेट है। वहीं पर अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो 17% जो जीडीपी में बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 2% ही है। वहीं पर हम अगर कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज की बात करेंगे तो 13% जीडीपी में उसका शेयर है, और साथ में वो 8% उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे आपका ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।